प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2025 के अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में एक दूसरे प्रश्न के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूं और वो प्रश्न है कि कीस्टोन प्रजाति क्या होती है। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में या 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज, यानी कीस्टोन प्रजाति क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति या प्रजातियों के समूह होते हैं जो अपने पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव रखते हैं और उस पर्यावरण या इकोसिस्टम कह सकते हैं उसको, जहां होते हैं अपने पर्यावरण या अपने इकोसिस्टम में फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, फ्लो ऑफ एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह, तथा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यानी जो न्यूट्रिएंट वहां होता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को कंट्रोल करके ये प्रजातियां क्या करती हैं, इकोसिस्टम पर अपना पूर्ण प्रभुत्व कायम रखती हैं। यानी ऐसा देखा जाता है कि यदि इन प्रजातियों को वहां से रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ केसेस में इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। तो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो प्रजाति अत्यंत आवश्यक होती है उसी को क्या कहा जाता है, कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। और यदि उस प्रजाति को उस इकोसिस्टम से रिमूव कर दिया जाए तो वो इकोसिस्टम एडवर्सली अफेक्ट होता है, यहां तक कि वो इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि अफ्रीकी जंगलों में अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट एक कीस्टोन प्रजाति है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट एक कुशल चारक होते हैं। ये वहां की वनस्पतियों, पेड़ पौधों को खा पी करके और साथ ही साथ उन्हें तहस नहस करके जंगल को ग्रासलैंड में बदल सकते हैं। यानी एक इसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बदल देते हैं, ग्रासलैंड में बदल सकते हैं। तो अफ्रीकी जंगलों में हाथी वहां के फॉरेस्ट को क्या है, ग्रासलैंड में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अफ्रीकी जंगलों में हाथी क्या है, वहां की कीस्टोन प्रजाति है। अगर हाथी को वहां से हटा दिया जाए तो जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो हाथी चूंकि वहां के इकोसिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए हाथी क्या है, वहां का कीस्टोन प्रजाति है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं मैक्सिको के चिहुआ हुआन डेजर्ट का। चिहुआ हुआन डेजर्ट, यहां एक जीव जिसका नाम कंगारू रैट है। कंगारू रैट जिसके बारे में माना जाता है कि जीवन भर पानी नहीं पीता, लेकिन ये तो सत्य है, पानी नहीं पीता, लेकिन ये जिन वनस्पतियों के बीजों को खाता है उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, तो इसके पानी की पूर्ति उन बीजों से हो जाती है। ये क्या करता है, उस मरुस्थल में जो वृक्ष उगते हैं उनके जीवों को बहुतायत में खा करके, जो वृक्ष है उनके बीजों को बहुतायत में खा करके वृक्षों को उगने से रोकता है, जिसके कारण वहां का मरुस्थलीकरण बरकरार रहता है। यानी ये मरुस्थलीकरण को मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वहां की एक कीस्टोन प्रजाति है। और ऐसा देखा जाता है कि अगर वहां से इस कंगारू रैट को हटा दिया जाए तो कुछ ही समय में वो एरिया जहां से इनको रिमूव किया जाता है हरे भरे जंगलों में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से कंगारू रैट वहां क्या है, कीस्टोन प्रजाति है, जिसके होने ना होने से वहां का इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इसी तरह से एक तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं वैम्पायर बैट का। ये वैम्पायर बैट चमगादड़ की एक सबसे बड़ी प्रजाति है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक कोस्टल रीजन में पाई जाती है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी कोस्टल रीजन में
ये प्रजाति क्या करती है, बहुत सारे पौधों में पॉलिनेशन का काम करती है, यानी वहां के पौधों के पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार है। और देखा गया कि यदि इस वैम्पायर बैट को उसके किसी एरिया से रिमूव कर दिया जाए तो वहां पौधों का वेजिटेशन एडवर्सली प्रभावित होता है, क्योंकि उनमें पॉलिनेशन क्रिया प्रभावित होने के कारण बहुत सारी पादप जातियां वहां से विलुप्त होने लगती हैं। तो इस तरह से वैम्पायर बैट वेस्टर्न पैसिफिक कोस्टल रीजन में क्या है, कीस्टोन प्रजाति है। तो इससे इन 2-3 उदाहरणों से सिद्ध होता है कि कीस्टोन प्रजातियां वह होती हैं जो अपने पर्यावरण या इकोसिस्टम पर प्रभुत्व कायम रखती हैं और इनका अपने पर्यावरण या इकोसिस्टम पर बहुत ही प्रभावशाली नियंत्रण होता है। यदि इनको वहां से रिमूव कर दिया जाए कुछ समय के लिए भी तो वहां का पर्यावरण एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है, यानी वहां का पर्यावरण क्या हो जाता है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो ये रहा मेरा कीस्टोन प्रजाति पर लेक्चर। मैं समझता हूं कि कीस्टोन प्रजाति को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपने अगले लेक्चर में मैं किसी और टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।